ये रिपोर्ट एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट का पहला रिपोर्ट है, पहली कड़ी है। हम इसको अभी रिलीज किए। एक तो इस रिपोर्ट से कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट bashing or batting for any political party, but still we felt that we wanted to release the first report before the Delhi elections because we wanted this to be a part of the discourse narrative, because this is what elections should be about civic amenities, about civic rights. Also it is during the time of elections जब हम सब महसूस करते हैं कि हम नागरिक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे नागरिक होने का जो आधार है वो सिर्फ वोट देने तक ही सीमित हो गया है कि नागरिक मतलब वोट देना, वोट दे पाना, वोट दे के एक सरकार चुनना। बात यही है कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि नागरिक होना उससे काफी बढ़ के है, वोट देने के राइट से काफी बढ़ के है। जो नागरिक अधिकारों की बात है, जो बेसिक राइट्स एज सिटीजन्स, एंड ऑल्सो those basic rights also include, which also we sometimes forget, are the basic amenities that are required to live a life of dignity. हम इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट इसलिए, ये पहला कड़ी इसलिए रिलीज कर रहे हैं टू मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस ऑनगोइंग नैरेटिव, बिकॉज दिस इज टू शो, हमने जैसे इस रिपोर्ट का नाम है सेग्रीगेटेड सिटीजन्स, दैट अमंग द सिटीजन्स व्हेन यू मेक अ सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स सेग्रीगेटेड एंड देन टेक अवे द बेसिक एमिनिटीज, द सिविक एमिनिटीज, और उस सिविक एमिनिटीज में अगर ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिमिनेशन है, तब देन दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू rendering a section of the citizens as second class citizens. It's not always taking away the right to vote that renders citizens into डिस्क्रिमिनेटेड सिटीजन्स, सेग्रीगेटेड सिटीजन्स, और वो सेग्रीगेशन दिखाना ही इस रिपोर्ट का मूल मकसद था। हमने कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहे। आप अगर रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के थ्रू ही ये नेग्लिजेंस चला है। इस गवर्नमेंट में मौजूदा सरकार भी इन्वॉल्व है, उसके पिछले सरकार भी इन्वॉल्व है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व है, जो एमसीडी है वो भी इन्वॉल्व है, बगल के जो यूपी गवर्नमेंट है उसके साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट के चलते भी यहाँ का डेवलपमेंट बहुत बुरी तरीके से इम्पीडेड हुआ है। तो सारे ही इसमें इन्वॉल्व है, ये कोई एक सरकार या एक पार्टी का बात नहीं है। इसीलिए अभी हम इसको ये नागरिक हक के पैमाने से इसको देखना चाहते हैं कि जाकिर नगर और अबुल फजल एनक्लेव के जो एमसीडी वार्ड्स है, इन दोनों वार्ड्स पे हमने फोकस किया और थोड़ा बहुत उसके आसपास के कुछ डेटा पॉइंट्स भी है, बट मोरलेस फोकसिंग ऑन दीज टू एरियाज ऑफ ओखला, द जामिया नगर, how the basic amenities of civic amenities are grossly missing. So, Sajid, will you start the report, like how this place became a Muslim ghetto and the problems of overpopulation and others? वो focus करो, उसके बाद we'll continue. बैठे ठीक है। हाँ, तो जैसे कि बूनो ने कहा कि प्रॉब्लम शुरू होती है, ये प्रॉब्लम एक्यूमुलेटिव प्रॉब्लम है ओवर द इयर्स, डेकेड्स। और इस रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ख़ास तौर पे सच्चर कमेटी 2005 में आई थी और उसने मुसलमानों के सिटीजनशिप के सवाल को सिक्योरिटी से ऊपर उठकर एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़, उनको डेवलपमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट्स, इन सब के सवाल को उसने उठाया था। लेकिन ख़ासतौर पे 2014 के बाद जो डिस्कोर्स चला 2014 तक, वो सिटीजनशिप का डिस्कोर्स था। लेकिन 2014 के बाद एक खास डिस्कोर्स, खासकर सिक्योरिटी का डिस्कोर्स वापस आ गया है, परसिक्यूशन का डिस्कोर्स वापस आ गया है। अब हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुसलमानों के कुछ हक भी हैं, कुछ बेसिक जो सिटीजनशिप के हक हैं वो भी उनकी भी बात होनी चाहिए। तो एक बड़ा एजेंडा इस रिपोर्ट को लाने का ये भी है कि उस डिस्कोर्स को कहीं ना कहीं वापस लाया जाए जो सिटीजनशिप की बात करता है। सिर्फ परसिक्यूशन तक ना हम ना रुके, हम उस पर भी बात करें, लेकिन उससे आगे बढ़े। इसको रखते हुए फिर अब जामिया, जिसमें हमने खास तौर पे 2 वार्ड की बात की है, अबुल फजल एनक्लेव और जाकिर नगर,
इन दो वार्ड्स की जब हम करते हैं तो ओवरऑल एक जामिया नगर का एक हिस्ट्री सामने आता है कि कैसे जामिया नगर एक मुस्लिम घेटो के तौर पे, क्योंकि एक घेटो जब हम बात करते हैं तो घेटो बिकम्स ए वेरी बिग बिग एंटिटी। उसमें क्या होता है कि मुसलमान खास तौर पे ये एक ऐसा एरिया था जो जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास खड़ा हुआ, जिसमें मुसलमान आने शुरू हुए, रहने लगे। तो पहला कॉन्फिडेंस जो था कि मुसलमान यहाँ क्यों आके रहने लगे, वो इसलिए क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया यहाँ पे थी। लेकिन बड़ा एक जो उलटफेर होता है वो होता है 92 के कम्युनल बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद। और बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन के साथ साथ हम देखते हैं कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी जिसका एजेंडा इस तरह का है, एंटी मुस्लिम है, उसका भी उभार होता है। और इन दोनों के साथ मुसलमान पूरे देश में इनसिक्योर फील करने लगता है, कम्युनल वायलेंस होता है पूरे देश में। और मुसलमान पूरे दिल्ली से खास तौर पे सिक्योरिटी की वजह से इस इलाके की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस इलाके में एक इन्फ्लक्स होता है। जैसे हम फील्ड पे जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्हें बताया कि एक यहाँ पे प्रॉपर्टीज का रेट 92 से पहले बहुत कम होता था, 100-150 रुपया गज इस इलाके में। जैसे ही कम्युनल वायलेंस हुआ, और ये हर कम्युनल वायलेंस के बाद होता है, 1992 का इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे 1500 से 2000 रुपए रेट प्रॉपर्टी के हो गए, अचानक से बढ़ गए। तो एक तरह से उछाला, क्यों? क्योंकि यहाँ मुसलमान सिक्योरिटी ढूंढने के लिए इस एरिया में आए, और उसको एक कॉन्फिडेंस दिया क्योंकि यहाँ पे जमात इस्लामी है, अहले हदीस के सेंटर्स भी यहाँ स्टैब्लिश थे। तो मुसलमानों को लगा कि ये एक सेफ एरिया है जहाँ पे जाके रहा जा सकता है। दूसरी बड़ी मूवमेंट थी जिसने इस इन्फ्लक्स को, जो मुसलमान इधर आके रहने लगे इस सेफ्टी के रीजन से, 2002 का कम्युनल वायलेंस। और उसमें पता चला कि एहसान जाफरी नाम के एक शख्स थे जो बहुत अपर क्लास मुसलमान थे, और बड़े नेता भी थे, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। उनका जब उनको बुरी तरह से एक भीड़ ने मारा, तो एक अपर मिडिल क्लास जो मुसलमान सेक्शन था उसके अंदर भी इनसिक्योरिटी हुई। उनको भी लगा कि हम भी सेफ नहीं है। जो आज तक अपनी आइडेंटिटी को फील नहीं कर रहा था, अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम पे कम डिस्क्रिमिनेट हो रहा था, उसको भी लगा कि कहीं ना कहीं हमें भी खतरा है। तो आप देखेंगे कि इस इलाके में खास तौर पे हर तरह के मुसलमान, हर क्लास के, हर तबके के मुसलमान आपको मिल जाएंगे। हर ना सिर्फ तबके के, हर प्रोफेशन के मुसलमान मिल जाएंगे। वकील मिलेंगे, इनफैक्ट टीचर्स मिलेंगे, प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, जर्नलिस्ट मिल जाएंगे। तो और लेबर क्लास भी आपको मिलेगा। तो ये दूसरा बड़ा जो इन्फ्लक्स मुसलमानों का इस इलाके में हुआ वो 2002 के बाद हुआ। तीसरा जो इन्फ्लक्स हम देख रहे हैं वो अभी ऑन गोइंग है, और वो शुरू होता है 2020 के दिल्ली दंगे, नॉर्थ ईस्ट का जो दिल्ली दंगा था उसके बाद आपने देखा होगा कि नोएडा और इस आसपास के इलाकों में जहां मुसलमान छोटे छोटे या एक दो घर थे या माइनॉरिटीज में थे, वहां उनकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई कि उनको अनसेफ फील होने लगा। तो मेनली इस गhetto के बनने का सबसे बड़ा कारण जो समझ में आया, उसका इनसिक्योरिटी, आपको फिजिकल इनसिक्योरिटी, प्रॉपर्टी की इनसिक्योरिटी और कल्चरल इनसिक्योरिटी, ये बड़े रीजंस थे जिनकी वजह से हमारी रिपोर्ट में लगा कि एक मुस्लिम गhetto के तौर पे ये निकल के आया। अब पॉपुलेशन यहाँ की कैसे इंक्रीज हुई? 2011 के सेंसस में पूरी दिल्ली में लगभग 1 करोड़ 68 लाख के आसपास पॉपुलेशन थी, और मुसलमान उसमें से लगभग 12% थे। इस इलाके में कोई सेंसस तो हुआ नहीं है उसके बाद, 2011 के बाद। तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है वो पूरे दिल्ली की अब कोई 22 लाख के ऊपर है, 22 से 24 लाख। और इस इलाके में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 6 लाख के आसपास है। उसमें जो वोटर्स की संख्या जो पिछले चुनाव में 3,20,000 के आसपास थी, और उसी से एस्टिमेट लगाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वोटर्स नहीं होते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं इस इलाके में, तो पॉपुलेशन कहीं ज्यादा एक्सीड कर जाती है। जो लोग रजिस्टर्ड वोटर हो सकता है यूपी के हो, किसी दूसरे स्टेट के हो, लेकिन वो रहते यहाँ है। सबसे बड़ा हमने जो पाया इस पूरी रिपोर्ट में कि सबसे बड़ा जो इस इलाके के पिछड़ेपन का कारण है, और इस इलाके में जो
जो प्रॉब्लम्स हैं सिविक एम्यूनिटीज की, वो है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और सिविक एम्यूनिटीज उनको कैटर करने के लिए कम है। यहाँ की पॉपुलेशन इन 2 वार्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ के वोटर्स 90,000 85,000, जो दिल्ली में टोटल 250 वार्ड्स हैं उसमें हाईएस्ट जो 5 वार्ड्स हैं उसके अंदर ही आते हैं। 5 वार्ड्स दिल्ली के जो हाईएस्ट वार्ड जिनकी वोटर्स हाईएस्ट नंबर है उसमें ये दोनों वार्ड आते हैं। और जो एक लीगल जो एक लिमिट तय की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें तय की गई है कि आप एक वार्ड के अंदर 70,000 के से ज्यादा 72,000 का एस्टिमेट है, उससे ज्यादा और 59,000 से कम वोटर्स नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे 95,000 वोटर्स है, 85,000 वोटर्स है इन दोनों वार्ड्स में। और जगह के हिसाब से एक तिहाई भी नहीं, जो पूरा 5 वार्ड है इस इलाके में, पॉपुलेशन उन 5 वार्ड के हिसाब से देखें तो आधी है। पांचों वार्डों की पॉपुलेशन मिला के इन दोनों वार्ड में ही आधी पॉपुलेशन है, आधे वोटर्स है। और इलाके के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से एक तिहाई हिस्सा भी इस इलाके के पास नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये इलाका, ये एक मुस्लिम गhetto तो बन गया। इसके बाद प्रॉब्लम का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है। पूरी दिल्ली के अंदर 1731 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, उसमें से ये पूरा इलाका जामिया नगर जिसको हम कह रहे हैं अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के अंदर आता है। और अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो उस तरह से प्रोवाइड नहीं कराई गई है आज तक। ये हमारी जो आज की सीएम है दिल्ली की, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थी कि इन इलाकों में बिजली पानी, इलेक्ट्रिसिटी, आपकी दूसरी जो सड़कें और सीवरेज है, ये इनकी पूरी तरह से मरम्मत नहीं हो पाती या प्रोवाइड नहीं करा पाते, फंडिंग नहीं है। तो ये सारी सबकी प्रॉब्लम एक बेसिक कारण अनऑथोराइज्ड कॉलोनी होने की वजह से। दूसरा बड़ा कारण जो हमें समझ में आया कि यहाँ पे ये एक एग्रीकल्चरल लैंड थी और बहुत सारा हिस्सा इस जमीन का ये यूपी जल बोर्ड और कृषि बोर्ड के अंदर आता है और कुछ दिल्ली के अंदर आता है। तो एक सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट उभर के आता है दिल्ली और यूपी के अंदर कि अगर सड़कें बनानी होगी तो वो सड़कें बनाने के लिए आपको यूपी जल बोर्ड और लैंड बोर्ड का परमिशन लेना पड़ेगा। अब उसमें इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कई बार जो दिल्ली सरकार है वो फंडिंग भी दे देती है कि आप सड़क बना लीजिए, लेकिन वहां पे पुलिस एफआईआर हो जाती है, पुलिस आ जाती है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और वो काम को रोक दिया जाता है। तो इसका अनऑथराइज होना, कन्फ्लिक्ट होना यूपी और दिल्ली के बीच में, यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होना, ये एक बड़ा रीजन है। और सिविक एम्यूनिटीज कम होना, ये एक बड़ा रीजन है यहाँ के अंडर डेवलपमेंट का। बाकी एजुकेशन के एतबार से अगर देखें तो यहाँ की 6 लाख की पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए सिर्फ 9 प्राइमरी एमसीडी के रन स्कूल्स हैं। 9 में से 2 की हालत, इनके पास कैंपस यानी कि स्कूल जो है वो सिर्फ 5 है। 5 में ही 9 स्कूल चलाते हैं, सुबह और शाम को गर्ल्स और बॉयज 2 शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, इवनिंग मॉर्निंग। और एक की हालत तो ऐसी है कि टीचर सिर्फ 2 है, एक सुबह के लिए 3 टीचर है, शाम के लिए 2 टीचर है। और बच्चे हैं वहां पे टोटल सुबह और शाम के मिला के कम से कम 3,000 के आसपास। और बाकी एमिनिटीज कच्चे जो यहाँ के हैं, सेमी पक्का स्कूल्स हैं। टॉयलेट सिर्फ इन 3,000 लोगों के लिए 3,3700 कुछ है नंबर जो इसमें लिखा हुआ है, उनके लिए सिर्फ 9 टॉयलेट्स हैं, 9 टॉयलेट्स जो पूरा दिन उसको यूज करते हैं। तो एजुकेशन का हाल इस इलाके में ये है। बता रहे हैं आपको कि हम लोग क्या क्या चीजों पे फोकस किए हैं। एक जो बहुत बड़ी समस्या है इस एरिया में विच इज वेस्ट डिस्पोजल और द लैक ऑफ इट, मतलब जिस तरीके से कूड़ा भर जाता है। अब कूड़े का प्रॉब्लम यही है कि इस रेडियस में जितना स्पेस हम कवर किए, इस रेडियस में जहां 2 to 3 ट्रक्स ऑफ कूड़ा निकलता है दिन भर बाकी दिल्ली में, वहीं पे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण वो 10 हो जाता है। सो इट इज लाइक 5 टाइम्स मोर वेस्ट डिस्पोजल होता है। तो जाहिर सी बात है फिर 5 टाइम्स ज्यादा एटलीस्ट रिसोर्सेज भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऑफ एमसीडी वर्कर्स, ऑफ ट्रक्स दैट कैरी
कूड़ा, लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि ये बाकी जगह मतलब मान लीजिए अगर बगल वाले एरियाज के और यहाँ के एमसीडी वर्कर्स आर इक्वल, लेकिन पॉपुलेशन जैसे हमने डिटेल्स में बारीकी से दिखाया कि पॉपुलेशन क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स 6 टाइम्स ज्यादा है, तो इसीलिए ये रिसोर्सेज का डिस्क्रिमिनेशन या लॉपसाइडेड रिसोर्सेज हो जाता है। और उसके चलते जो होता है कि कूड़ा एक्यूमुलेट करने लगते हैं और बहुत जगह पे कूड़ा डंप बन जाता है, रोड साइड कूड़ा डंप बन जाता है, जो भी हमने आइडेंटिफाई करके दिखाया कहाँ कहाँ पे ऐसे कूड़ा डंप बना है इस पूरे एरिया में। अराउंड करीब 12 जगह पे रेगुलर कूड़ा डंप बन चुका है, जो नहीं होना चाहिए पूरी तरीके से रेजिडेंशियल एरिया होने के नाते, और उसी के पास इटरीज है, फूड जॉइंट्स है, जो बहुत ही अनहाइजेनिक है, और उसके चलते भी बहुत सारे रोग फैल जाते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का अनऑथराइज्ड कॉलोनी होने के चलते बहुत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या सरकारी मीटर नहीं लगता है। बहुत जगह पे जो स्लम एरिया है वहाँ पे हुकिंग करके इलेक्ट्रिसिटी लिया जाता है, जिसका भी एक ओवरलोड होता है, और उस ओवरलोड के चलते पावर आउटेज भी बहुत ज्यादा इस एरिया में होता है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप देखें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स एकदम रेजिडेंशियल एरिया के बीचों बीच में से जाता है। हाई टेंशन वायर जब लगा था तब ये एरिया पूरा खाली था, तो इसीलिए उस टाइम वहां पे खेतों के बीच में हाई टेंशन वायर लगाया गया। लेकिन अभी इतना पॉपुलेशन बढ़ जाने के बाद भी, और दिस इज लाइक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, बिकॉज सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव सेड कि हम इसको हटा देंगे, वी विल डिसलोकेट दिस हाई टेंशन वायर्स, पर वो नहीं किया गया है। इतना बड़ा एक पॉपुलेशन ये हाई टेंशन वायर के बीच में, जब बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं पिछले 3 साल में, देख लीजिए आप, बच्चों की भी एकदम डेथ होने का भी घटनाएं सामने आई हैं, और उसके साथ साथ भी हाई टेंशन वायर का जस्ट बीइंग देयर इट कॉजेज हेल्थ हैजर्ड्स टू पीपल। लेकिन रेजिडेंशियल वायर इतना, रेजिडेंशियल एक कम्युनिटी इतना प्रॉक्सिमिटी ऑफ हाई टेंशन वायर में नहीं रह सकता है, पर यहाँ पे सालों साल से रह रहा है। फिर हमने 2 और चीजों पे फोकस किया, विच इज ड्रिंकिंग वाटर एंड द लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी एमसीडी जल बोर्ड का काम शुरू हुआ है कि अबुल फजल में भी ड्रिंकिंग वाटर मिले, पर यहाँ पे मतलब जल बोर्ड का जो मिनिमम जो एमसीडी का वाटर होता है वो भी अभी तक नहीं था, अभी शुरू हुआ है। वो भी हमने मेंशन किया कि काम शुरू हुआ है, लेकिन शायद ये इतना लेट नहीं होना चाहिए था, इससे बहुत पहले एमसीडी का ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स पे आ जाना चाहिए था, जिसलिए यहाँ पे पूरे रेजिडेंस में पानी खरीद के पीने में मजबूर है बहुत लोग, जो मतलब बाकी दिल्ली में सोच नहीं सकते वो यहाँ पे है। लेकिन पानी का क्वालिटी पे भी हमने फोकस किया, क्वालिटी उसका टीडीएस हाई टीडीएस कैसे होता है उस पे भी फोकस किया। पीने का पानी नहीं होता है, लेकिन फ्लडिंग और जो वाटर लॉगिंग होता है मॉनसून में हर बार, वो एक मेजर प्रॉब्लम है, उस पे भी हमने फोकस किया। इसके बाद एक जो मेजर चीज आती है वो है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का भी अगर आप देख ले, हम लोग यहाँ पे जो हमारी रिसर्च से पाए कि यहाँ पे एटलीस्ट 10 बस रूट्स चलना चाहिए, लेकिन अगर आप रोड पे देख ले तो 5 ही चलता है रेगुलर, बाकी 5 या तो बंद हो गया है, इरेगुलर हो गया है। बहुत सारे बसेस जुलेना में आके खत्म हो जाती है या कालीदी कुंज में खत्म हो जाता है, तो ये भी एक सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मतलब 2017 में यहाँ पे मेट्रो आया, मेट्रो आने से बहुत ही हम सबको बहुत इट्स बीन अ ब्लेसिंग, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गया है, लेकिन 2017 में ही आया है। उससे पहले भी अगर आप देखें तो वी वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पब्लिक बसेस, जो बसेस चलती नहीं। तो इसके चलते एक लैक ऑफ दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डेजिग्नेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हुआ है कि यहाँ पे ई रिक्शा बहुत बढ़ गया है, और ई रिक्शा का कोई रेगुलेशन नहीं है। ई रिक्शा एक्सीडेंट प्रोन, ई रिक्शा का ट्रैफिक जैम भी होता है, बहुत सारे और दिक्कतें होते हैं, लेकिन ई रिक्शा के बिना भी हम चल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ये भी एक बहुत सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन की तरफ पॉइंट करता है। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव कवर्ड आर हेल्थ फैसिलिटीज, कि इतने ज्यादा हेल्थ हैजर्ड्स जो हम बोले कूड़ा का हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर का हो, चाहे वाटर लॉगिंग जिसके चलते डेंगू या ये फैलता हो, तो दिस इज अ वेरी हेल्थ वाइज ओवरऑल द पब्लिक हेल्थ इंडेक्स इज प्रीटी लो।
लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज का अगर आप देखें, यहाँ पे एक भी नॉट अ सिंगल पब्लिक हॉस्पिटल्स आर हियर. द नियरेस्ट पब्लिक हॉस्पिटल इज एमजेन सफदरजंग व्हिच इज 12 किलोमीटर्स अवे. पब्लिक हॉस्पिटल एक सरिता विहार में होने का बाद शीला दीक्षित गवर्नमेंट में वो अप्रूव हुआ था और वहां से वो वहां के वहीं पे रह गया है. अभी भी हम आप अगर देखें कि ये सरिता विहार वाला हॉस्पिटल पूरी तरीके से इस इलाके के को मद्देनजर रखते हुए ही सोचा गया था और वो हॉस्पिटल आज तक उसका बस कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है. इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते. मतलब अराउंड 11 साल तक वहां का कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं हुआ और अभी जाके कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, लेकिन ये हॉस्पिटल बनने में भी बहुत टाइम है. इन द मीन टाइम ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पब्लिक हॉस्पिटल्स नहीं बने हैं. ये पिछले सरकार में एटलीस्ट 3 हॉस्पिटल्स काफी बेड्स वाली जो बुरारी में बना है, अंबेडकर नगर में बना है और द्वारका में बना है. लेकिन ये तीनों हॉस्पिटल्स का जो अप्रूवल हुआ था वो ये सरिता विहार वाले हॉस्पिटल के बाद हुआ था, लेकिन वो तीनों बन गए, ये वाले वहीं के वहीं रह गए. और आज भी यहाँ के लोगों के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए एम्स या सफदरजंग जाना पड़ता है जो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर है. इस इलाके में मोहल्ले क्लिनिक चलता है करीब करीब 4. आप अगर कंपैरेटिवली देख ले, मालवीय नगर या खिड़की एरिया में 3 किलोमीटर के अंदर 3 मोहल्ला क्लिनिक चलता है. यहाँ पे ये 2 इतने बड़े वार्ड्स जो इतने ज्यादा पॉपुलेटेड है, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक चलता है 4. हमने उस 4 मोहल्ला क्लिनिक्स को विजिट किए. वो चारों के 4 इतना ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, इतना ज्यादा प्रेशर में है वो, क्योंकि दैट इज द ओनली द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पब्लिक हेल्थ राइट नाउ इन दिल्ली आर द मोहल्ला क्लिनिक्स, जो भी 9 बजे से लेके 1 बजे तक ही चलता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है. तो उस टाइम में इन पूरे एरियाज में 4 ही मोहल्ला क्लिनिक चलता है और जिसपे बहुत ज्यादा प्रेशर है और दूसरे कोई भी हॉस्पिटल यहाँ पे है नहीं. सरकारी जांच केंद्र भाई ये सब भी बहुत कम है. सिमिलरली जो एजुकेशन पे भी जो कोचिंग सेंटर्स है, सरकारी कोचिंग सेंटर सिर्फ एक जामिया में चलता है. तो इन सब के चलते जो हुआ है कि एक एक्सप्लोजन ऑफ प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स इन एजुकेशन एंड प्राइवेट क्लिनिक्स इन हेल्थ. लेकिन इन प्राइवेट क्लिनिक्स का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. इन लोग मतलब इसका एक्सप्लॉयटेशन आप भी जानते हैं और एक्सप्लॉयटेशन से भी ज्यादा है कि ये मतलब इट्स आउट ऑफ द रेंज ऑफ अफोर्डेबिलिटी फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स हु आर एब्सोल्युटली लेफ्ट इन लार्ज. इन सारे मोहल्ला क्लिनिक्स में हम जाके मतलब जो बेसिक चीजें जो दूसरे जगह दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स में हम देखें तो वहां पे हो जाती है. वहां पे जैसे टीबी का टेस्ट हो या बेसिक डेंगू का टेस्ट या इंजेक्शन या मतलब रेबीज का इंजेक्शन या टिटेनस इंजेक्शन वो वहां पे मौजूद रहता है. यहाँ के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स में आपको वो इंजेक्शन बाहर से खरीद के खुद लेके जाना पड़ेगा, तब वो लगा देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो मौजूद नहीं रख पाते हैं. विच ऑल्सो पॉइंट्स एट अ मेजर डिस्क्रिमिनेशन. इसके बाद कुछ मिसलेनियस इश्यूज पे भी हम लोगों ने फोकस किया कि certain basic things like मदर डेयरी बूथ्स या सफल बूथ्स जहाँ पे आप फेयर प्राइस में दूध या सब्जी खरीद सकते हैं, वो कितना कम है यहाँ पे. मदर डेयरी बूथ पर इतने बड़े एरिया में 2 चलता है, एक जामिया के अंदर चलता है, एक शाहीन बाग में चलता है. बाकी जगह पे तो वहां पे भी तो इसका मतलब क्या दूध नहीं मिलता है? ऑब्वियसली मिलता है, लेकिन आपको वो प्राइवेटली बाकी दुकानों में मिल जाएगा. सरकार की जो एक जिम्मेदारी होती है कि ये सारी चीजें आपको मतलब मुहैया किया जाए, वो नहीं होती है. पोस्ट ऑफिस भी अगर आप देख ले तो मेन पोस्ट ऑफिस जो है वो एनएफसी में है. ऑक्सिलरी पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे आप मनी ऑर्डर नहीं कर सकते, जहाँ पे आप बुक पोस्ट नहीं कर सकते या पार्सल नहीं भेज सकते. तो ऑक्सिलरी पोस्ट ऑफिस छोटे छोटे जाकिर नगर या अंदर आपको मिल जाएगा, जामिया में मिल जाएगा, लेकिन मेन पोस्ट ऑफिस के लिए आपको एनएफसी जाना पड़ेगा. सिमिलरली बैंक का भी मेन बैंक के ब्रांचेस आर ऑल आउटसाइड दिस एरिया. 3 बैंक के मेन ब्रांचेस, एक एसबीआई का, एक जेएन का बैंक का और एक पीएनबी का यहाँ पे है, लेकिन बाकी सारे बैंक्स के मेन बैंक्स के लिए आपको या तो एनएफसी जाना पड़ेगा या सरिता विहार जाना पड़ेगा. तो इन सारे because of this lack of these things, one more things that have come up in this area, which is a good thing, but it also shows that एक कम्युनिटी सपोर्ट उभर के आया है. कम्युनिटी के तरफ से स्कूल्स होंगे, कम्युनिटी की तरफ से अलशिफा हॉस्पिटल चलता है, कम्युनिटी की तरफ से छोटे छोटे क्लिनिक्स चलते हैं, कम्युनिटी की तरफ से बहुत सारा
ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जो कम पैसों में चलाया जाता है, तो वो कम्युनिटी के चलते ये एक रिप्लेसमेंट की तरह उभर के आया है, विच इज अ गुड थिंग बट ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग बिकॉज इट शोज दैट द लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटीज, जिसके चलते ये यहाँ पे उभर के आया है। कंटिन्यू कर दो इसको बस। कि इसके अलावा मतलब एक तरफ तो डेवलपमेंट डेफिसिट हमें क्लियरली दिख रहा है, लेकिन पुलिस स्टेशन बहुत और पुलिस चौक बूथ काफ़ी मात्रा में यहाँ मिल जाएंगे। दो पुलिस स्टेशन है आसपास में, हर जगह पे पुलिस चौकी पुलिस के बूथ मिल जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस घूमती हुई मिल जाएंगी। कोई भी इवेंट होगा, कुछ भी खासतौर पे जब शाहीन बाग मूवमेंट हुआ था उसके बाद से देखा जा रहा है कि हर किसी भी मौके पे आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस आसपास में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से एक तरह से स्टेट सर्विलेंस और जो कोअर्सिव स्टेट का जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको बड़ी मात्रा में आपको दिखेगी, डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। थैंक यू।